विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, दैट्स व्हाट वी हैव टू रीड टुडे। जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इसमें प्रदूषण के बारे में पढ़ा जाएगा। और मेंस में प्रदूषण से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप मान करके चलना कि ये जो टॉपिक हम कंसीडर कर रहे हैं आज, ये मेंस में पूछा जाता है, ठीक है। तो वायु प्रदूषण देखते हैं। अब इसमें क्या क्या परिणाम है। अर्थ क्या है वायु प्रदूषण का। प्रदूषक तत्वों के आधार पर वायु प्रदूषण कैसे है, जैसे कणीय प्रदूषक और गैसीय प्रदूषक। प्रदूषक तत्वों के आधार पर, कारणों के आधार पर प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण हो गया। और क्षेत्र के आधार पर आउटडोर वायु प्रदूषण कणीय प्रदूषण है या गैसीय प्रदूषण है, इंडोर वायु प्रदूषण हो गया। वायु प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर प्राथमिक वायु प्रदूषक, द्वितीयक वायु प्रदूषक हो गए। वायु प्रदूषण का प्रभाव क्या है। वायु प्रदूषण के शमन के प्रयास, राष्ट्रीय प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। इसके अलावा बहुत सी और भी चीजें हम पढ़ेंगे, PM10, PM2.5। और शहरों में जब गर्मी के टाइम पर हम देखते हैं तो शहरों में ज़्यादा गर्मी होती है और शहर हीट आइलैंड का काम करना शुरू कर देते हैं। एक हीट आइलैंड बोला जाता है उनको, ठीक है। तो वो किस कारण से होता है, वो वायु प्रदूषण के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। एरोसोल्स क्या होते हैं, प्राथमिक प्रदूषण कौन से होते हैं, सेकेंडरी प्रदूषण कौन से होते हैं जो कारक हैं, ठीक है। पोल्यूटेंट्स कौन से हैं वो देखो। वायु प्रदूषण का अर्थ देखेंगे अब। वायु प्रदूषण का तात्पर्य वायु के भौतिक एवं रासायनिक गुणवत्ता में कमी से है, जो मानव और पर्यावरण दोनों के लिए नुकसानदायक है। भौतिक और रासायनिक गुणवत्ता। वायु का यह प्रदूषण या न्यूनीकरण प्राकृतिक और मानव जनित दोनों ही कारणों से संभव है तथा प्रदूषक तत्व के रूप में कणीय एवं गैसीय प्रदूषणकारी तत्व शामिल हैं। प्रदूषक तत्वों के आधार पर वायु प्रदूषण। कणीय प्रदूषक यह वायु में निलंबित होते हैं। यह सूक्ष्म आकार से लेकर समूहों में पाए जाते हैं। कणीय प्रदूषक, इन्हें अल्पकालिक वायु प्रदूषकों की श्रेणी में रखा जा सकता है। ये दो स्रोतों से वायुमंडल में आते हैं। प्राकृतिक स्रोत हो गए, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले धूलकण हो गए, वनाग्नि का धूलकण हो गया, सूक्ष्म मृदा के कण हो गए, पराग कण हो गए। ये होते हैं कणीय प्रदूषक, प्राकृतिक स्रोत हो गए, ठीक है। मानवजनित स्रोत कौन से हैं। पत्थर तोड़ने वाले उद्योग, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र, उद्योग, ईंट के भट्टे, जीवाश्म का दहन, ताप विद्युत संयंत्र हो गया, गन्ना और कपास की पेराई का क्षेत्र, लकड़ी कारोबार, चीरने की मशीन, वहां से भी कणीय प्रदूषक आते हैं। इन दोनों स्रोतों से आए कणीय प्रदूषकों को कणों के आकार के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। एरोसोल्स हो गए, वायु में निलंबित ठोस एवं द्रव के कण जिसका आकार 0.02 माइक्रोन से कम हो, उसे एरोसोल कहते हैं। जिसके निम्न प्रभाव है, यह हानिकारक रेडिएशन को ग्रहण करता है। यह एल्बिडो में वृद्धि लाता है जो भूमंडलीय शीतलन का कारण बनता है। व्हाट डू मीन बाय एल्बिडो। यह एल्बिडो में वृद्धि लाता है जो भूमंडलीय शीतलन का कारण बनता है। शीतलन का कारण है एल्बिडो में वृद्धि। एरोसोल जो होता है, वायु में निलंबित ठोस और द्रव के कण जिसका आकार 0.02 माइक्रोन से कम हो, एरोसोल कहते हैं। निम्न प्रभाव होते हैं, हानिकारक रेडिएशन को ग्रहण करता है, एल्बिडो में वृद्धि करता है जो भूमंडलीय शीतलन का कारण बनता है, मानवीय स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। देखो इसमें साइड में दे रखा है, एरोसोल की बढ़ी हुई मात्रा बादल की बूंदों को जन्म दे सकती है। एरोसोल क्या होते हैं। एनी सस्पेंडेड मैटर इन द एटमोस्फियर इज एरोसोल। एनी सस्पेंडेड मैटर, धूल उठ रही है, छोटे छोटे कण हमें दिखाई देंगे, जो छोटे छोटे कण हैं वो एरोसोल है, और उनका आकार 0.02 माइक्रोन से कम हो तो एरोसोल है वो, ठीक है। तो बादल की बूंदों को जन्म दे दिया। क्यों बादल की बूंदों को जन्म दे दिया। कोई भी एरोसोल है, एरोसोल के चारों तरफ क्या होगा, पानी की जो बूंद है वो इकट्ठा हो जाएगी कंडेंसेंस होकर के। जैसे ही पानी की बूंद इकट्ठा होगी तो बादल की जो बूंदे हैं उनको जन्म दे दिया, बूंद बन गई। उसकी बूंद बनने के बाद बादल की जो एल्बिडो है वो बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शीतलन प्रभाव होता है। एल्बिडो की खोज जॉर्ज पी बॉन्ड ने की थी। अभी एल्बिडो क्या है मैं बताता हूँ। एल्बिडो जो होती है, एल्बिडो जो सूर्य का प्रकाश है, उसकी जो रेज हैं जमीन पर गिरती हैं और उनको रिफ्लेक्ट करने का जो होता है वो एल्बिडो के ऊपर डिपेंड करता है। ये कितना रिफ्लेक्ट कर रही है और कितनी ये सूर्य की किरण को कंज्यूम कर रही है, हीट को कंज्यूम कर रही है। जितना ज़्यादा एल्बिडो होगा उतनी ही ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगी। अब पानी की बूंद है वो तो एल्बिडो वैल्यू होगी उसकी और वो रिफ्लेक्ट कर देगी उसको,
कंज्यूम नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर मान लो पानी की बूंद नहीं बनी, एरोसोल है, कोई कुछ भी लगा सकते हो, सस्पेंडेड मटेरियल है, मान लो स्टबल बर्निंग हो गया, एरोसोल आते हैं उसमें से, लेकिन उनका तो साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो ब्लैक होंगे, और जैसे जैसे वो ब्लैक होंगे तो ब्लैक जो भी चीज़ है वो क्या करती है, वो हीट को कंज्यूम करती है ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हीट को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, फलस्वरूप क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी। लेकिन अब ये शीतलन का कारण बना रखा है। शीतलन का कारण इसलिए क्योंकि वो गैस की पानी की बूंदों को जन्म देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो सोलर है रेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, एल्बिडो एल्बिडो से जो रेज है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और शीतलन का कारण बनेगी। एसपीएम क्या, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मटेरियल। इसे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मटेरियल या निलंबित कणीय प्रदूषक कहते हैं। इसमें कणों के आकार 0.01 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। इनमें जिस कण का आकार 10 माइक्रोमीटर से कम हो उसे PM10 कहते हैं। आकार कम हो, ज्यादा नहीं, आकार PM10 से मतलब जिसका 10 माइक्रोमीटर से कम हो, PM10 की श्रेणी में आ गया वो। और जिसके कणों का आकार 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है उसे PM2.5 कहते हैं। इसे RSPM रेस्पिरेटरी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर भी कहा जाता है। ये सांस द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, सांस द्वारा शरीर में, ठीक है। फ्लाई ऐश क्या है, यह एक प्रकार का पाउडर होता है। यह ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न होता है। इसमें खनिज कण के रूप में एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ कॉपर, कोबाल्ट इत्यादि के कण उपस्थित होते हैं। सामान्य रूप से वायु प्रदूषक है जो मानवीय स्वास्थ्य के साथ साथ पौधों की पत्तियों पर जमा होकर उनके प्रकाश संश्लेषण की क्षमता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो पौधे हैं, जो पौधे की पत्तियों में जो स्टोमेटा है वो बंद हो जाएगा, उसमें डिपॉजिट हो जाएंगे। लेकिन इसके वैज्ञानिक उपयोग भी किया जा सकते हैं, जैसे सीमेंट उत्पादन में फ्लाई ऐश का यूज किया जा सकता है। सीमेंट उत्पादन में, ईंट के निर्माण में इसका यूज किया जा सकता है। मृदा के ऊपर छिड़काव कर उसकी नमी धारण करने की क्षमता बढ़ाने में, लैंडफिल के रूप में, अवशोषकों के निर्माण में, जल के शुद्धिकरण में, सड़कों के निर्माण में इसका यूज किया जा सकता है। फ्लाई ऐश उपयोग को बढ़ावा देने पर नीति क्या है? केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा फ्लाई ऐश उपयोग की निगरानी की जाती है। फ्लाई ऐश उपयोग पर पर्यावरण, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2016 में दिशा निर्देश जारी किए गए, जिनके अनुसार ताप विद्युत संयंत्रों को फ्लाई ऐश की जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपडेट करनी होगी। फ्लाई ऐश का उपयोग 300 किलोमीटर के दायरे में करना होगा। कौन से 300 किलोमीटर के दायरे? जिसमें वो उद्योग है जहां से फ्लाई ऐश का उत्पादन हो रहा है, 300 किलोमीटर के दायरे में करना होगा। फ्लाई ऐश के परिवर्तन में प्रारंभिक 100 किलोमीटर के खर्च का वहन ताप विद्युत संयंत्र करेंगे। जो 100 किलोमीटर की बाउंड्री होगी, वैसे तो 300 किलोमीटर में यूज करना है, लेकिन प्रारंभिक जो 100 किलोमीटर की बाउंड्री होगी उसका जो खर्चा आएगा वो वही उद्योग वो करेगा, पे करेगा, ठीक है। ये उद्योग की जिम्मेवारी होगी। सरकारी योजना में फ्लाई ऐश उपयोग को बढ़ावा देना, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा कार्यक्रम आदि। क्षेत्र के आधार पर वायु प्रदूषण, अब हमने स्रोत के आधार पर पढ़े या किसके आधार पर पढ़े हैं? स्रोत के आधार पर, प्रदूषक तत्वों के आधार पर पढ़े हैं, वो तो स्रोत हमने दे रखे थे। अब किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था, इंडोर वायु प्रदूषण और आउटडोर वायु प्रदूषण। इंडोर वायु प्रदूषण, इंडोर वायु प्रदूषण का तात्पर्य घरों के अंदर की वायु की गुणवत्ता में गिरावट से, जो कई प्रकार से मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इंडोर वायु प्रदूषण का निम्न कारण है: घरों में रोशनी पहुंचने की कम सुविधा हो, घरों में वातायन की कमी हो, वेंटिलेटर्स नहीं हो, घरेलू कार्यों में जीवाश्म ईंधन का दहन करने से, घरेलू कार्यों में जीवाश्म ईंधन, रोटी बना रहे हो, ठीक है, पानी गर्म कर रहे हो तो जीवाश्म ईंधन, उपले वगैरह यूज कर लिए, लकड़ियां यूज कर ली। घरेलू कार्यों में जीवाश्म ईंधन का दहन करने से, परफ्यूम जैसे उत्पादों के प्रयोग से, परफ्यूम लगा लिया किसी कमरे में, ठीक है, वो भी एरोसोल छोड़ते हैं। लकड़ी के रंग रोगन से, घरेलू धूम्रपान से, केरोसिन के दहन से, ठीक है। लकड़ी के रंग रोगन से भी क्या होता है? हाँ, स्मेल होती है, वो वायु प्रदूषण होता है उसमें। घरेलू धूम्रपान से, हुक्का वगैरह, बीड़ी वगैरह, ये देखने की दूसरे लोगों को परेशानी होती है, जला लिया। केरोसिन के दहन से। इंडोर वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या? सर्दी, जुकाम, खांसी, सिर दर्द, आंखों में जलन और आंसू, मानसिक तनाव, फेफड़े संबंधी बीमारियां, हार्ट अटैक की संभावना। इंडोर वायु प्रदूषण कम करने के उपाय एवं प्रयास कौन से हैं? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उन्नत चूल्हा अभियान,
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसमें क्या है कि इसमें सिलेंडर वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। और उन्नत चूल्हा अभियान, ठीक है, उन्नत चूल्हा अभियान में क्या है, शायद गोबर गैस वगैरह ऐसा कुछ है, वो एक एरिया में 4-5 घर साथ में मिल करके गोबर गैस प्लांट लगा लेते हैं, तो कनेक्शन चूल्हे के लिए दिए जाते हैं उससे। गोवर्धन योजना है, पराली दहन को नियंत्रित करने के लिए यह योजना लाई गई है, जिसके तहत पराली का उपयोग गोबर गैस या जैविक उर्वरक उत्पादन में प्रयोग करने पर बल दिया जाता है। घरों में वातावरण की सुविधा होनी चाहिए। घर की वायु को शुद्ध करने के लिए एयर प्यूरिफाई प्रयोग में लाए जा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जागरूकता है, अर्थात लोगों को यह बताया जाना चाहिए कि इंडोर वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेटेस्ट सी उन्नत चूल्हा अभियान जून 2014 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य स्वच्छ खाना पकाने की ऊर्जा प्रदान करना, ताकि ईंधन से लकड़ी की खपत को कम करके उच्च दक्षता और कम उत्सर्जन के साथ खाना पकाने के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराई जा सके। ये उन्नत चूल्हा अभियान। आउटडोर वायु प्रदूषण क्या है, गैसीय प्रदूषण हो गए, कणीय प्रदूषक हो गए। इसका तात्पर्य वायुमंडल की वायु की गुणवत्ता में गिरावट से है। आउटडोर में हम इसे प्राथमिक वायु प्रदूषक भी कहते हैं, जो प्राकृतिक और मानव जनित दोनों ही कारणों से होता है। इसके लिए कणीय और गैसीय प्रदूषक जिम्मेदार हैं। प्राकृतिक कारण तथा प्रभाव। ज्वालामुखी विस्फोट से CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे गैसों के साथ साथ राख और धूल के कण भी वायुमंडल में आते हैं। इनमें CO2 हरित ग्रह प्रभाव उत्पन्न करता है, जबकि SO2 अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। यह SO2 अम्लीय वर्षा का कारण बनता है, ठीक है। और ये पूछा गया कि अम्लीय वर्षा किससे होती है यूपीएससी में। वनाग्नि क्या है, प्राकृतिक रूप से भी वनस्पतियों के जलने से CO2, CO, SO2 और काला कार्बन वायुमंडल में आते हैं। जैविक पदार्थों के अपघटन से, प्राकृतिक रूप से जैविक पदार्थों के अपघटन से भी मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर जैसी गैसें वायुमंडल में आती हैं, ठीक है। जो धान के खेत हैं वो मीथेन गैस को छोड़ते हैं। महासागरीय जीवों से मिथाइल क्लोराइड जो ओजोन परत की क्षय का कारण बनती है, ये मिथाइल क्लोराइड वहां से। तो मानवीय कारण क्या है इसके, जीवाश्म ईंधन का दहन क्या है, घरेलू और औद्योगिक कार्यों में इसे CO2, SO2 वायुमंडल में आते हैं जीवाश्म ईंधन का दहन करने से। मानवीय कारक आगे, ताप विद्युत संयंत्र से इससे भी SO2, CO2, CO आती है। स्वचालित मोटर वाहन में पेट्रोल और डीजल के दहन से SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, लेड, पारा, बेंजीन वायुमंडल में आते हैं। कपड़े की विरंजन उद्योग से क्लोरीन गैस जो ओजोन को विघटित करती है, ये आती है। मीथेन का मानवीय स्रोत क्या, कोयला खनन, धान के खेत, जैविक पदार्थों के अपघटन से। प्राकृतिक स्रोत या कारण क्या है, आर्द्र भूमि, दलदल भूमि, जुगाली करने वाले पशु, दीमक के द्वारा। मीथेन के स्रोत बताए हैं, प्राकृतिक स्रोत। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्रोत क्या, रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, CFCl, ठीक है। एसी में भी होता है। इलेक्ट्रिक उपकरणों को साफ करने वाले सॉल्वेंट में होता है। एरोसोल स्प्रे में, प्रणोदक के रूप में, फोम प्लास्टिक के निर्माण में। प्रणोदक क्या है, जो रॉकेट वगैरह छोड़ियाँ जाती हैं इसरो के द्वारा, रॉकेट वगैरह, कोई भी सैटेलाइट्स वगैरह, जो ईंधन उसमें लगता है, ठीक है, वो प्रणोदक होता है। द्वितीयक वायु प्रदूषक कौन कौन से होते हैं, जैसे कि SO2 छोड़ा गया है पेट्रोल और डीजल के द्वारा, और H2O पानी के साथ मिलकर के ये एक नए प्रदूषक का वो कर लेते हैं, H2SO4, ठीक है। जब प्राथमिक वायु प्रदूषक सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया करके नए वायु प्रदूषक उत्पन्न करते हैं, तो उसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें, नाइट्रिक अम्ल की बूंदें और स्मोग या फोटोकेमिकल स्मोग के उदाहरण हैं। ये द्वितीयक वायु प्रदूषक के उदाहरण हैं। प्रकाश रासायनिक धूम, कोहरा, फोटोकेमिकल स्मोग, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों VOC मीन्स वोलेटाइल और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, VOC से अभिक्रिया करते हैं, तो उसे प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा भी कहते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में VOC से अभिक्रिया करते तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा भी कहते हैं। इसमें सौभमंडलीय ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलीन, फॉर्मेल्डिहाइड, पेरोक्सीटल नाइट्रेट, पेन जिसको बोलते हैं, पाए जाते हैं। शीत ऋतु में सामान्यतः उत्तर भारत के सभी शहरों में कमोबेश इसका प्रभाव देखा जा सकता है, परंतु दिल्ली में इसका प्रभाव सबसे अधिक होता है, जिसके निम्न कारण है। सामान्य कारण, निर्माण कार्यों की दिखता है दिल्ली में। शीत ऋतु में घरेलू हीटिंग कार्यों में जीवाश्मों का दहन होता है, वाहनों के ईंधनों के दहन से,
डीजल आधारित जनरेटरों के प्रभाव से, लैंडफिल साइटों के पास अपशिष्टों के दहन से, सांस्कृतिक समारोहों के अवसर पर पटाखों के प्रभाव से ग्रीन बेल्ट का कम होना। ठीक है, इसके कारण विशिष्ट भौगोलिक कारण क्या है? तापीय प्रतिलोमन। तापीय प्रतिलोमन क्या होता है पता है? तापीय प्रतिलोमन जैसे क्या होते हैं कि जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर की ओर चले जाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर कम होता चला जाता है। तो टेम्परेचर कम होता चला जाता है ना, इसके उलट कंडीशन होती है। ठीक है, सर्दियों में क्या होता है? सर्दियों में जो गर्म हवाएं हैं ऊपर उठने के बजाय प्रेशर ज्यादा होने के कारण वो नीचे ही रह जाती हैं। फलस्वरूप नीचे जो तापमान होता है वो ज्यादा होता है और ऊपर जैसे हम जाते हैं तापमान गर्म होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड तापीय प्रतिलोम। पश्चिमी पवनों का प्रभाव। पश्चिमी पवनों का प्रभाव से क्या होगा? जो हरियाणा में और पंजाब में जो पराली दहन हो रही है पश्चिमी पवनों के प्रभाव से, वो दिल्ली की तरफ आती है, क्योंकि दिल्ली ईस्टर्न साइड में है। दिल्ली का स्थलरुद्ध होना, ऊंची ऊंची इमारतों के कारण वायु का बाहर नहीं निकल पाना, महासागरों से दूर होना, शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ का कम आना। प्रभाव क्या है? दृश्यता काफी कम हो जाती है, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। दृश्यता कम होने के कारण परिवहन में बाधा, जिससे वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति बाधित होती है। स्वास्थ्य प्रभाव क्या है? सिर दर्द, आंखों में जलन और आंसू, फेफड़े संबंधी बीमारियां, हार्ट अटैक की संभावना, लीवर और किडनी संबंधी बीमारी। प्राकृतिक वनस्पतियों की उत्पादकता को भी कम करता है, क्योंकि वनस्पति की पत्तियों पर जमा होकर उसके प्रकाश संश्लेषण की क्षमता को बाधित करते हैं। ठीक है, स्टोमेटा रोक देते हैं वो। एशियाई भूरा बादल, ये क्या है? नया कॉन्सेप्ट है कि एशियाई भूरा बादल, ये जनवरी और मार्च की कंडीशन है। ये एशिया के इस एरिया में दिखाई देता है, सेंट्रल एशिया मोस्टली। ठीक है, इस एरिया में दिखाई देता है, इस एरिया में दिखाई देता है और यहाँ कुछ कुछ। ये एशियाई भूरा बादल है। लेट अस सी। इसे उत्तरी हिंद महासागरीय भूरा बादल भी कहते हैं। उत्तरी हिंद महासागरीय भूरा बादल, इसका प्रभाव जनवरी से मार्च के मध्य अधिक दिखाई देता है, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो ज्यादा हो जाता है इस टाइम पे, जनवरी से मार्च तक। ठीक है, और जिसमें गर्म हवाएं ऊपर नहीं उठ पाती हैं। यह एक प्रकार की बादलों की परत है जो क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग और समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है। इसका प्रभाव मुख्य रूप से बांग्लादेश, भारत में गंगा मैदान, दक्षिणी चीन तथा दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील के कुछ क्षेत्र एवं पश्चिमी एशियाई देशों के ऊपर देखने को मिलता है। इस बादल में मुख्य रूप से काला कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और एरोसोल के कण पाए जाते हैं। उत्तरी हिंद महासागर के परिधि वाले देशों में इस बादल के बनने के निम्न कारण माने जाते हैं: विभिन्न मानवीय कार्यों में जीवाश्म का दहन, ताप विद्युत संयंत्र, स्वचालित मोटर वाहन, खनन कार्य, तेल शोधनशालाओं का उत्सर्जन, पराली दहन। एशियाई भूरा बादल के कारण प्रभाव क्या है? स्मॉग निर्माण को प्रेरित करता है। SO2 की अधिकता के कारण यह विषाक्त होता है, जहरीला होता है। सघन प्रत्यक्ष सूर्य प्रकाश को धरातल पर आने से रोकते हैं, जबकि पृथ्वी के विकिरण को बाहर जाने से भी रोकते हैं। संभवतः ये बादल भारतीय मानसून के प्रतिरूप को भी प्रभावित कर रहे हैं। वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या है? मौसम एवं जलवायु पर प्रभाव क्या होगा? भूमंडलीय तापन होगा, अम्लीय वर्षा होगी, अम्लीय कोहरा होगा, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा होगा। महानगरों में उष्माद्वीप का निर्माण, मतलब सिटी में हीट आइलैंड का काम करेंगी। महानगरों में प्रदूषण गुंबद का निर्माण, ओजोन विघटन। ये उष्माद्वीप क्या होती है? हीट आइलैंड। जैसा देखा जाता है कि शहरों में साधन व्हीकल्स वगैरह ज्यादा चलते हैं। ठीक है, और व्हीकल्स भी धीरे धीरे मतलब अभी तो CNG यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं उस पर, लेकिन पहले जो चलते थे डीजल पर चलते थे, अभी भी हैं, कुछ पेट्रोल पर भी हैं। तो इनसे जो भी धुआं निकलता है वो SO2 को छोड़ता है। SO2 यू नो इज ए सस्पेंडेड मटेरियल, एरोसोल। SO2 जब हवा में जाएगा तो वो मतलब ब्लैक ब्लैक सूट वगैरह छोड़ता है। वो क्या करेगी कि ब्लैक ब्लैक जो भी सनरेज होंगी उनको कंज्यूम करके टेम्परेचर को बढ़ा देगा। ठीक है, वो इतना मतलब बहुत ही महीन होता है, बहुत ही मुश्किल से देखा जाता है। जैसे ही उसने कंज्यूम कर रखा हो सनरेज को, टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, क्योंकि वो ब्लैक होता है। और जैसे ही मान लो नीचे है, वो यहाँ टकरा गया, हमने कपड़े पहने हुए हैं तो हमें गरम गरम फील होगा। ठीक है, और ऐसा मतलब लू का कारण बढ़ती है। ठीक है, तो ये उष्माद्वीप का कारण है। और इस कारण से ये उष्माद्वीप ऐसा है कि ये धीरे धीरे बहुत मतलब ज्यादा ऊपर के एरिया तक होता है ये। और बादलों से जब टकरा रहे होते हैं तो बादल जब ठंडे होते हैं, जब टकराएगा बादल पिघल जाएगा तो बारिश हो जाएगी। वो जनरली शहरों में ऐसा होता है। ठीक है, ओजोन विघटन भी होता है। महानगरों में प्रदूषण गुंबद का निर्माण होता है। प्रदूषण गुंबद देखो ये नीचे दे रखा है मैंने, ये मैंने बताया हीट आइलैंड को कैसे। प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रभाव क्या है?
कणीय वायु प्रदूषक वनस्पति की पत्तियों पर जमा होकर उसके प्रकाश संश्लेषण की क्षमता को कम कर देते हैं, जिससे वनस्पति की उत्पादकता प्रभावित होती है। महानगरों में प्रदूषण गुंबद का निर्माण कैसे है, देखो ये महानगर की जलवायु पर 3 प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। पहला तो उष्माद्वीप का सिद्धांत है, दुल गुंबद का सिद्धांत है, मानवीय ज्वालामुखी का सिद्धांत है। देखो इसमें क्या है, ये सीबीडी है, सीबीडी का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। जहां दिन के समय अधिक चहल पहल, प्रशासनिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां एक्सेट्रा होती हैं, लेकिन रात के समय सन्नाटा छा जाता है, जैसे चांदनी चौक, नाहर चौक, मनोहर की दुकान। समझ गई? मतलब दिन के समय चहल पहल ज्यादा होगी, रात के समय सन्नाटा, वो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। तो ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एरिया है, चहल पहल ज्यादा है, प्रशासनिक गतिविधि है, ठीक है, धुआं वगैरह छोड़ा जाएगा, वायु प्रदूषण जैसा छोड़ा हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो शहर है 500 मीटर ऊंचाई, ये शहर की ऊंचाई है 500 मीटर तक, इसके ऊपर ये क्या हो जाता है, इसके ऊपर ये हीट आइलैंड बन गया। ठीक है, ये गुंबद बन गया, गुंबद नुमा संरचना होगी इसकी। ठीक है, गुंबद नुमा संरचना होने के कारण ये सनरेज है, सनरेज इसके ऊपर आएगी तो हीट आइलैंड का ये काम करेगा। तो ये होता है महानगरों में प्रदूषण गुंबद का निर्माण। बस याद रखना कि 500 मीटर से ऊपर बनता है, ठीक है, और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स में बनता है। और सीबीडी क्या होता है ये याद रखना है, जहां दिन के समय ज्यादा चहल पहल होती है और रात के समय सन्नाटा छा जाता है। ठीक है, धूल गुंबद का सिद्धांत, महानगरों में उष्माद्वीप के विकास के कारण और मानवीय ज्वालामुखी से निकलने वाले प्रदूषणकारी गैसों के प्रभाव से महानगरों में 500 मीटर से अधिक ऊंचाई के क्षेत्र पर प्रदूषण की गुंबद नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे धूल गुंबद कहते हैं। जब महानगर निम्न दाब के रूप में कार्य करता है तो महानगर की पवनें गर्म और हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती हैं, जिसके सारे गैसीय और कणीय प्रदूषक महानगर के ऊपर पहुंचकर प्रदूषण की गुंबदनुमा संरचना बना लेते हैं। समझ में आ गया? धूल गुंबद में SO2, NO, CO2, CO के साथ साथ पारा, सीसा, बेंजीन इत्यादि के कण पाए जाते हैं। प्रभाव क्या होते हैं इसके, देखो, यह सूर्य के प्रकाश को धरातल पर आने से रोकता है। सूर्य प्रकाश की कमी के कारण शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण कम होता है, जो रिकेट्स बीमारी को जन्म देता है, बढ़ावा देता है। यह महानगरों में दिन के समय अचानक बूंदाबांदी, वर्षा और विद्युत तड़ित का कारण बनता है। दिन के समय, गर्मी के समय अचानक बूंदाबांदी हो जाती है। मैंने बताया था कि आपने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था कि रोज बारिश कहाँ से हो जाती है। अभी आर इन ट्रॉपिकल एरियाज, और ट्रॉपिकल एरियाज में ये नॉर्मल बात है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और कन्वेक्टिव रेन्स होती है, कन्वेक्शनल रेन उसको बोलते हैं, क्योंकि कन्वेक्टिव के कारण जो कन्वेक्शन होकर के जो गर्म हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, जिस कारण से बारिश होती है। वायु प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में प्रयास, संस्थागत प्रयास, नीतिगत प्रयास कौन से है, वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम कौन सा है, अन्य पहलकारी उपाय कौन से हैं, ये वायु प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में प्रयास कौन से, देखते हैं। संस्थागत प्रयास क्या है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी की स्थापना जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974 के तहत की गई। यह वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसके 7 क्षेत्रीय केंद्र हैं, 7 क्षेत्रीय केंद्र। यह प्रदूषण नियंत्रण एवं निगरानी के संबंध में देश की शीर्ष संस्था है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सहयोग देगा, इसके काम है ये। पर्यावरण अधिप्रभाव एवं शोध कार्यों को बढ़ाना, प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर प्रावधान, केंद्र सरकार को प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक सुझाव और सलाह देना, पर्यावरणीय कानून के तहत राष्ट्रीय उत्सर्जन मानक निर्धारित करना, वाहनों के ईंधन के दहन से निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तय किए गए मानदंड को एमिशन नॉर्म्स कहते हैं, जिनका पालन सभी निर्माता कंपनियों को करना होता है। एमिशन नॉर्म्स, जैसे अभी BS6 चला हुआ है, BS6 क्यों, BS5 को छोड़ दिया गया, मैं बताऊंगा क्या होता है ये, पहले हम नीचे पढ़ेंगे, इससे पता चल जाएगा। ठीक है, ईंधन वाहन समीक्षा समिति का गठन किया गया और इसके सुझाव पर भारत मानक को अपनाया गया। भारत मानक क्या होता है? जैसे BS1 2000 में अपनाया गया था, 2000 में जितने भी साधन बने वो BS1 के थे, मतलब भारत स्टैंडर्ड 1, BS1, मतलब उनकी कैपेबिलिटी थी कि वो प्रदूषण को कितना छोड़ रहे हैं, कैपेबिलिटी के बेस पर बनाया गया। BS2 की स्टेज पर आ गए 2003 में, तो प्रदूषण को जो SO2 छोड़ रहे हैं उनकी कार्यक्षमता और कम की गई ताकि प्रदूषण कम करें। ठीक है, और 2005 में BS मानक, मतलब BS3 आ गया था, प्रदूषण और कम कर दिया गया। ठीक है, SO2 वगैरह। भारत मानक 4 2010 में आ गया और कम कर दिया गया, और अभी 5 को छोड़ करके 2020 में सीधा 6 को अपनाया गया।
मतलब प्रदूषण छोड़ने की जो क्षमता है वाहनों की वो धीरे धीरे कम कर रही है। इनको हम एमिशन नॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, ये क्या है? इस मिशन का मूल उद्देश्य पर्यावरण हितैषी एवं उच्च क्षमता वाले हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का निर्माण करना है। ठीक है, पर्यावरण हितैषी, उच्च क्षमता वाले और हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का निर्माण। इलेक्ट्रिक स्कूटी ज्यादा चल रही है। सरकार एक प्रकार से ऐसे भी प्रभाव कर रही है, मतलब प्रभावित लोगों की जो थिंकिंग है उसको कैसे सरकार कर रही है। देखो, पेट्रोल का दाम 90+100 हो गया। ठीक है, एवरेज भी जो ईंधन है, जो व्हीकल्स वगैरह हैं, बहुत कम दे रहे हैं। सरकार जानबूझ करके पेट्रोल के दाम कम नहीं कर रही है। क्यों? ताकि उनको इलेक्ट्रिक स्कूटी ज्यादा बेचनी पड़े। ठीक है। नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, इसे वर्ष 2006 में प्रारंभ किया गया और वर्ष 2004 में इसकी पुनः समीक्षा की गई। इसका मूल उद्देश्य शहरी क्षेत्र में पब्लिक परिवहन को बढ़ावा देना है। शहरी क्षेत्र में पब्लिक परिवहन को, मान लो जॉब लग गई दो की, ठीक है, दो की जॉब लगी और एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, एक ही रास्ते से होकर के आना जाना है, तो दो साधनों को यूज करने की बजाय एक ही साधन यूज कर लो। या दो एक ही पड़ोस में से लोग हैं, एक ही जगह पर ड्यूटी करते हैं, तो साधन बदल बदल के कर लो। भाई आज मैं लेके आऊंगा, कल तुम लेकर के आओगे, इससे खर्चा भी कम होगा और जो प्रदूषण है वो भी कम होगा। ठीक है, ये जागरूकता होनी चाहिए। जैसे 1 अप्रैल 2017 से वाहनों के वायु प्रदूषण करने की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके तहत अब वाहन निर्माता को प्रयोग किए जाने वाले भारत स्टेज और उससे होने वाले वायु प्रदूषण के स्तर की जानकारी देनी होती है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या है? जल संरक्षण का मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन, टिकाऊ कृषि मिशन, धारणीय आवास मिशन, सौर ऊर्जा मिशन, ऊर्जा दक्षता का मिशन, धारणीय हिमालय मिशन, ज्ञान का रणनीतिक मिशन। देखते हैं हरित राजमार्ग की नीति क्या है। यह मिशन चलाए गए थे, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम थी। हरित राजमार्ग की नीति इसे अप्रैल 2016 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं जहाजरानी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, द्वारा लागू किया गया था। इस नीति के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण पर खर्च की जाने वाली कुल राशि का 1% हिसाब सड़कों के किनारे ग्रीन बेल्ट के निर्माण पर खर्च किया जाएगा। समझ में आ गया? राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, ठीक है, नेशनल एयर क्वालिटी निगरानी कार्यक्रम, AQI इंडेक्स जो आता है ना, ठीक है, इसकी शुरुआत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई, CPCB द्वारा। इसके तहत 4 वायु प्रदूषकों की निगरानी की जाती है। AQI में 4 देखे जाते हैं: सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर SPM, रेस्पिरेबल RSPM। ठीक है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम को 2009 में संशोधित कर राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता मापदंड कर दिया गया। इसमें निम्न प्रदूषकों की निगरानी की जाती, पहले तो 4 की निगरानी की जाती थी, अब इसको व्यापक बना दिया है, व्यापक बना दिया, विस्तृत कर दिया गया। तो इसमें तो किस किस की निगरानी होती है? देखो, SO2, NO2, O3, ओजोन, जो ट्रोपोस्फेरिकल जो ओजोन है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, PM10, PM25, लेड, बेंजीन, आर्सेनिक, निकेल, अब इनकी निगरानी की जाती है। अन्य पहलकारी उपाय कौन से हैं? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, इसे केंद्रीय वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनवरी 2019 में प्रारंभ किया गया। इसका लक्ष्य एक निर्धारित सीमा में देश के सभी स्थानों पर निर्धारित वार्षिक औसत परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक को प्राप्त करना है। प्रमुख प्रावधान कौन से हैं? वर्ष 2024 तक PM10 और PM2.5 की सांद्रता में 20% से 30% तक की कमी लाना। इसके लिए आधार वर्ष 2017 को तय किया गया है। नए संशोधन के अनुसार 2026 तक 40% की कमी लाना है। देश भर में वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क स्थापित करना, समन्वय कार्य, क्षमता निर्माण एवं जागरूकता को बढ़ावा देना, प्रासंगिक केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच सहयोगात्मक तथा बहुस्तरीय पारस्परिक समन्वय स्थापित करना। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भारत सरकार के अन्य कार्य उपक्रमों को मौजूदा कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करना। पहचाने गए 102 गैर प्राप्तित शहरों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत समग्र गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट कार्य योजना तैयार करना तथा इन 102 शहरों में से 43 शहरों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को लॉन्च करने के लिए स्मार्ट सिटीज फ्रेमवर्क का उपयोग करना है। मतलब 102 ऐसे शहर पहचाने गए हैं जो गैर प्राप्ति शहर हैं, मतलब उनकी जो क्वालिटीज है AQI वो अच्छी नहीं है। गैर प्राप्ति का मतलब उन्होंने जो प्राप्त करना था वो प्राप्त नहीं कर पाए। क्या नहीं प्राप्त कर पाए? कि PM10, PM2.5 को 20 से 30% तक नहीं कम कर पाए, वो गैर प्राप्ति शहर हो गए। आधार वर्ष 2017 को चुना गया था।
प्रौद्योगिकी को समर्थन देना, परिवर्तन पर जोर देना, निगरानी उपकरण के लिए प्रमाणन एजेंसी की स्थापना करना। परिवर्तन क्या है? परिवर्तन पर जोर देना, ये क्या समझे आप? परिवर्तन पर जोर देना, हाँ, वो परिवर्तन होता है। परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब कोई कानून बना रखा है, उसका पालन नहीं हो रहा तो कानून का पालन करने पर जोर देना, लागू करने पर जोर देना। जैसे स्टबल बर्निंग है, स्टबल बर्निंग पर जुर्माना भी बताया गया है, जेल भी बताई गई है, लेकिन क्या है, स्टबल बर्निंग फिर भी हो रही है। गवर्नमेंट के अधिकारी आते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, ये कर दिया, वो कर दिया, कभी कभी नोटिस आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मोस्टली जो जॉब पर गए हुए हैं बंदे, जो एम्प्लॉइज हैं, वो किसान के परिवारों से ही आते हैं, वो क्यों एक्शन लेंगे? तो परिवर्तन पर जोर देना, ये बात है, ठीक है। सफर प्रणाली, ये क्या है? निगरानी उपकरण के लिए प्रमाणन एजेंसी की स्थापना करना। कोई भी एजेंसी स्थापित कर दी कि निगरानी हो रही है या नहीं हो रही है, उसको जांच करेगी वो। सफर प्रणाली क्या है? यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा महानगरों के समग्र प्रदूषण स्तर और वायु गुणवत्ता मापने के लिए शुरू की गई पहल है। सफर एक ऐप भी है, उस ऐप में सारी डिटेल आती है कि क्या मतलब AQI कितना है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। यह भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा विकसित एक स्वदेशी प्रणाली है। इसका संचालन भारतीय मौसम विभाग द्वारा किया जाता है। यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन से मान्यता प्राप्त है। यह निम्न प्रदूषकों की जानकारी की निगरानी करता है: CO, NO, SO2, बेंजीन, टोल्यून, जाइलिन, मरकरी, PM10 और PM2.5। इसके अलावा यह मौसम के सभी मापदंडों जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की गति एवं दिशा, पराबैंगनी किरणों और सौर विकिरण की निगरानी करता है। व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक, इसे 2009-10 में औद्योगिक समूहों के मूल्यांकन के लिए अपनाया गया। IIT दिल्ली के सहयोग से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 88 मुख्य औद्योगिक समूहों का व्यापक पर्यावरण मूल्यांकन किया गया था। इनमें जिसका CPI योगफल 70 या उससे ऊपर था को अत्यधिक प्रदूषित औद्योगिक इकाई के रूप में पहचान की गई। ठीक है, तो CPI योगफल कितना? 70 या उससे अधिक हो तो सबसे अधिक प्रदूषित औद्योगिक इकाई उसको माना गया। ठीक है, यह निम्न आधार पर तैयार किया गया: औद्योगिक कार्यकलाप का पैमाना, औद्योगिक अनुपालन स्थिति, स्वास्थ्य से संबंधित पैमाने, पर्यावरणीय गुणवत्ता की श्रेष्ठता का पैमाना। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, ये है वो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। वर्ष 2014 में से वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत वन नंबर, वन कलर, वन डिस्क्रिप्शन के रूप में शुभारंभ किया गया था, ताकि आम नागरिक अपने परिवेश में वायु गुणवत्ता का आकलन कर सकें। इसमें वायु गुणवत्ता की 6 श्रेणियां रखी गई थी: अच्छी श्रेणी, गुड 0 से 50, संतोषजनक सैटिस्फैक्ट्री 51 to 100, थोड़ी प्रदूषित 101 to 200, बहुत खराब 201 to 300, बहुत खराब 301 से 400, गंभीर 401 से 500। ठीक है। अभी कल दिवाली के बाद जो हुआ था, हरियाणा में रोहतक को सबसे प्रदूषित शहर बताया गया। ठीक है, जिसका AQI 462 था। ठीक है, रोहतक सबसे प्रदूषित शहर हो गया था। इसमें 8 प्रदूषकों पर विचार किया जाता है जिनके लिए अल्पावधि 24 घंटे की औसत है, मतलब हर 24 घंटे में अपडेट होते हैं। PM10, PM2.5, NO, SO2, CO3, अमोनिया, लेड। ठीक है, 8 प्रदूषकों को जांच की जाती है इसमें। गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल क्या है? यह यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप के लंबी दूरी के सीमा पारीय वायु प्रदूषण समझौता के 8 प्रोटोकॉल में से एक है। सीमा पारीय वायु प्रदूषण समझौता का मतलब वो वायु प्रदूषण जो सीमा पार से संबंधित हो। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में स्टबल बर्निंग होगी, भारत में आ गया धुआं। इसमें 1999 में अंगीकृत किया गया था, इसको अपनाया गया था, जिसका उद्देश्य अम्लीकरण, सुपोषण और सतही ओजोन को कम करना है। संशोधित प्रोटोकॉल 2012 में 4 प्रदूषकों के लिए राष्ट्रीय उत्सर्जन सीमा निर्धारित की गई थी, जो वर्ष 2020 तक के लिए थी: SO2, NO, अमोनिया तथा वोलेटाइल कार्बनिक कंपाउंड्स। यह पहला ऐसा बाध्यकारी समझौता है, बाध्यकारी है ये गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल। सरकार जो भी अपनाती है तो कंपल्सरीली उसको ये लागू करना होगा, अपनाना होगा, जिसमें बारीक कणीय पदार्थ के उत्सर्जन को कम करने की वचनबद्धता शामिल है। इसके अलावा ब्लैक कार्बन को भी नीति निर्माण के लिए कणीय पदार्थों में शामिल किया गया। इस प्रकार अनेकों अपने उत्सर्जन में भारी कटौती करनी होगी, जिनके उत्सर्जन का पर्यावरण और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक वायु जल गुणवत्ता दिशा निर्देश क्या 2005 के बाद नया
दिशा निर्देश जारी किया गया है। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसमें प्रदूषकों के स्तर को कम किया गया है। ग्लोबल जलवायु परिवर्तन को भी ध्यान में रखा गया है। सरकारों को इसे प्राप्त करने को भी कहा गया है। इसमें 6 वायु प्रदूषकों को शामिल किया गया है, PM10, PM 2.5, O3, NO2, SO2 एंड CO। ठीक है। जल प्रदूषण लंबा टॉपिक है, इसको कल डिस्कस कर लेंगे।